सभी का स्वागत और अभिनंदन। हिंदी वर्णमाला के दूसरे भाग में हम कुछ अतिरिक्त सूचना और कुछ बहुत ही रोचक बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको इससे पहले पता नहीं हो। ध्यान से देखिए और इसे आनंद लीजिए। देखिए, राजभाषा हिंदी के जो वर्ण हैं वो वर्ण इतने वैज्ञानिक हैं, इतने व्यवस्थित हैं और आश्चर्य की बात है कि इसके बारे में हिंदी भाषी लोगों को ही नहीं पता कि ये कैसे क्या है। हालांकि ठीक है, आप सामान्य रूप से जानते हैं लोग बाग, लेकिन जो विशेष पक्ष है, जो विशेष बात है जिसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको आश्चर्य लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो गया। ये बात जरूर है कि मेरे पूरे पाठ में ऐसे 5-7 स्थल ऐसे आएंगे जहां पे आपको आश्चर्यजनक बात सुनने को मिलेगी। तो अब मुझे नहीं पता कि आपको पूरी बात आती कि नहीं आती, इसलिए हमने अपने वीडियो को दो भागों में करना है। एक प्राथमिक भाग, दूसरा द्वितीय भाग, यानी एक बिगिनर्स के लिए, आरंभ करने वालों के लिए, और एक थोड़ा सा एडवांस पार्ट जो थोड़े जानकार लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन अभी मैं सबके लिए कॉमन चीज लेके चल रहा हूँ। वर्णमाला का द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। मैं शुरू करने जा रहा हूँ वर्णमाला का द्वितीय भाग। इसमें आप देखिए, वर्णमाला जो है आप सबको पता होगा, वर्णमाला है हमारा अ, आ, ई वगैरह 11, फिर है क, ख, ग, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और य। फिर है आपका ट, ठ। ये हमने इसलिए किया है इसको ताकि आप इसे लिखे जाते हुए देखें। लिखे जाते हुए आप देखते हैं तो पता चलता है कि ये कैसे लिखा जा रहा है। ड, ये देखिए ढ, ये देखिए ण। फिर है हमारे पास त, फिर है थ, द, ध और न। फिर हमारे पास है प, फ, ब, भ और म। इसके बाद है य, र, ल, व, फिर है श, स, स और ह। और इसके बाद आएगा आपका ह। इसका उच्चारण हमने कल इस पे हमने चर्चा नहीं की थी। ये जो स स स ह है, ये उच्चारण है तालव्य श, इसलिए इसको बोलेंगे श। क्या बोलेंगे? श, श, श। ऐसे आपको इसका अभ्यास करना है। और ये जो है, ये है ह, 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 ह। इसे वेद पाठी लोग ख बोल देते हैं, या कुछ भारत के कुछ हिस्से के लोग इसे ख बोलते हैं। जो लोकल, जो स्थानीय भाषा में उसको ख बोल दिया जाता है। ख नहीं है, ख तो ये है, लेकिन ये ख है। ये ख, 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 यानी ख और श के बीच की ध्वनि है ख। ये है ख। और ये जो है, ये सपेरा का स है, यानी जिसको हम बोलते हैं स। इसका दंत स, इसलिए दांत के पास जीवा ला के बोलते हैं स, 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 स। और ये है श, तालव्य श है। तो ये हमारे सारे वर्ण हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो वर्ण हैं उसके बारे में बता दूं मैं आपको। इसके अलावा टवर्ग में आने वाला वर्ण है ड़ और ढ़। इसके बाद हिंदी
निदेशालय ने एक नया वर्ण और डाला है, उस वर्ण का नाम है ड़। यानी ये जो है ये नया, इसके बारे में चर्चा मैं कल कर चुका हूं। ये इस तरह से ये वर्ण है। और इसके अलावा देखिए क्या क्या है उसको देखना हमें। इसके बाद है हमारे पास एक है अनुस्वार, एक है चंद्र बिंदु, एक है आगत स्वर। इस तरह से ये कुछ और भी हैं जिसकी चर्चा, जिसका प्रयोग हम लोग अपनी भाषा में करते हैं। इसका नाम है अनुस्वार, अनुस्वार। इसका नाम है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। इसी का दूसरा नाम है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक इसका दूसरा नाम है। और इसका नाम है आगत स्वर। इसका नाम क्या है? आगत स्वर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम अंग्रेजी के जो आ ओ के बीच की ध्वनि है, कॉलेज, नॉलेज वगैरह, उसमें हम इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। इसका यदि रूप देखा जाए तो ये है आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये ओ। ये आ ओ के बीच की ध्वनि है। अब इसको यदि आप क के साथ मिलाते हो, देखिए क के साथ मिलाते हो आप इसको, इस ध्वनि को, तो आपका बन जाता है कॉलेज वाला को, ऐसा बन जाता है। तो स्पष्टता से देख लीजिए हमारे पास इतनी वर्ण ध्वनियां हैं। अब इन सारी वर्ण ध्वनियों का हम लोग अब एक बार हम इसका हिसाब लगाएंगे कि भाई ये कितनी वर्ण ध्वनियां हैं और कैसे हैं। इन सबको हम यहाँ पे हिसाब लगाएंगे और समझेंगे कि कितना क्या है। स्वर देखिए अ आ के बाद क्या आएगा? अ आ के बाद ई, फिर ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे पास वर्ण ध्वनियों का पूरा समुदाय आके खड़ा हो गया। ठीक है ना? तो इसका हम बना लेते हैं, गणित बना लेते हैं। देखिए ये हैं कुल कितने? ये हैं कुल 11। ये स्पर्श कितने? इसका नाम है स्पर्श। ये जितने वर्ण है ना, इनका नाम है स्पर्श। हमने कल इसको विस्तार से बता दिया था। मैं संक्षेप में इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पर्श कितने हैं? स्पर्श है 25। और ये जो ड़ और ढ़ की ध्वनि है, ये इसका प्रयोग हम करते हैं किसमें? हम इसमें करते हैं देशी भाषा में। देशी भाषा के शब्दों के लिए, देशी शब्दों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सड़क, बाढ़ और ढूंढाड़ वगैरह शब्दों के लिए हम ड़ का प्रयोग करते हैं। संधि आदि के में जब हम संधि आदि पढ़ते हैं तो ये जो वर्ण ध्वनियां दो वर्ण हैं, ये संधि में शामिल नहीं होते। अच्छा, इसका एक और नाम है, इनका सबका जो जो लिखा गया है, ये सब तत्सम ध्वनियां हैं। ये सारी ध्वनियां तत्सम है जो हमने लिखा है यहाँ पे। ये दो ध्वनियां तद्भव कह सकते हो या फिर आगत शब्दों के लिए हम इसका प्रयोग में लेते हैं, इसको प्रयोग में हम लेते हैं। तो देखिए 25 तो ये हो गया, ये सारे। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो अंतस्थ ध्वनि है, ये है 4। फिर आपके पास स स स ह है, ये ड़ को और शामिल कर दिया भारत सरकार ने, तो ये 5 हो गए, है ना, ये 5। और एक है आपका चंद अनुस्वार, एक है आपका चंद्र बिंदु, एक है आपका आगत स्वर। इस तरह से। और ये 2 अक्षर हैं। ये 2 अक्षर कैसे हैं? मैं इसका नाम के रूप में लिख दूं, एक अनुस्वार ना लिख के मैं संख्या डाल देता हूं। देखिए इसके बाद ये 2 अक्षर है ना देशी शब्दों के लिए, इसको हम यहां डालेंगे। ये हमने ये डाल दिया। फिर अनुस्वार का एक, चंद्र बिंदु का एक,
और आगत स्वर का एक, इस तरह से इतनी ध्वनियां है, सारी क्या है, ये ध्वनियां हैं। तो इसके जोड़ते हैं यदि 5 1 6 7 8 9 10, 10 5 15 16 17 18 19 20, 20 का शून्य हासिल 2, 3 2 5, ये पूरे 50 ध्वनियां ऐसी हैं जो हमारे बन के आ रही हैं। पूरी ध्वनियां कितनी हो गई, 50 ध्वनियां बन रही हैं ये। और जो संयुक्त व्यंजन है उसको हम स्वतंत्र ध्वनि नहीं कह सकते, क्योंकि स्वतंत्र में जो क्ष है, त्र है, ज्ञ है ना, स्र है, प्र है ना, श्र है, क्र है, बहुत सारी ध्वनियां हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी हैं। इसको हम स्वतंत्र ध्वनि नाम नहीं दे सकते। क्यों? कि इसमें दो दो व्यंजनों के मेलन से ये अक्षर बन रहे हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त होने के इसकी संख्या हजारों में है, फिर तो हजारों क्या बहुत सारी संख्या हो जाएगी इस वर्णों की। तो हम इसको नहीं लेकर के इन वर्णों को हम ले रहे, इस प्रकार से हमारी जो वर्ण है वो इस तरह से हो जाती है। अब इसमें से ऐसा कह सकते हैं, ये जो आगत स्वर है, ये आगत स्वर, इसका नाम है आगत स्वर। मैंने पहले बता दिया आपको, ये आगत स्वर है, ये चंद्र बिंदु है, ये अनुस्वार है, इस तरह से इन सारी का सबका विवरण है। तुम्हें ध्यान रखना है, हमारा ये है और इनका ये हिसाब किताब यहाँ पे उपस्थित है, यही स्वर हैं, यही। अब इसमें से बड़ी री जो है, बड़ी री, इसका प्रयोग होता है, जैसा हमने कल बताया था। आप यदि प्रयोगशाला में देखेंगे, साइंस की प्रयोगशाला में, तो आपको पढ़ने को मिलेगा वहां बहुत सारे तत्व बनाए गए हैं कृत्रिम रूप से, उसका प्रयोग नहीं होता, बाहर उसका अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक ऐसे ही जब हिंदी के सैद्धांतिक विवरण पे हम आते हैं तो हमें बड़ी री की आवश्यकता होती है, बड़ी री की हमें आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया है। अभी भारत सरकार ने पता नहीं कहां से उनको सपना आया और इसे शामिल कर लिया है, तो पता नहीं किस हिसाब से क्या किया है, क्योंकि राजस्थानी भाषा के कुछ शब्दों की ध्वनियों के लिए इसकी आवश्यकता है। अब देखा जाए तो प्लुत स्वर की कोई चर्चा नहीं है भाई, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत स्वर कहाँ है, प्लुत स्वर की कोई चर्चा नहीं है। प्लुत भी डाला जाना चाहिए वर्णमाला में, बड़ी री डाली जानी चाहिए वर्णमाला में। तो बहुत विवादास्पद है, इस पे पूरा मंथन करके, चिंतन करके, इस पे भारत सरकार को चाहिए कि सारी वर्णमालाओं के बारे में निश्चित रूप से विचार करे, ताकि जो व्यवहारिक रूप है सब कुछ उसमें आ सके। तो हम इस पे विवाद पे नहीं जाएंगे, हम केवल इतना कहना चाहते हैं आपको कि आप इन सारे वर्णों के विषम स्तर जाने। हाँ, एक चीज तो 10 बार आपको स्वीकार करनी ही होगी कि संयुक्त व्यंजन नाम का कोई अलग चीज नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन इन्हीं व्यंजनों के मिलन से बनने वाले अक्षर होते हैं, इसलिए इसको अलग से इसको अस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे बहुत सारे हैं, ये कम से कम ये हजारों हैं, ये हजारों की संख्या में हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा इस तथ्य को सहस। तो ये हमारे वर्ण हैं, कुल वर्ण। अब इसके बाद हम इनके उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, इनको मैं हटा देता हूं। अच्छा, एक चीज और स्पष्ट कर दूं मैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये अनुस्वार, चंद्रबिंदु और आगत स्वर और ये सब ध्वनियां हैं, ये सब तीनों ध्वनियां हैं और ये वर्ण हैं। जो पूर्ण आकृति रखते हैं अपना, वो वर्ण है। जो ध्वनि में काम तो आते हैं पर इनकी एक अक्षरों जैसी आकृति नहीं है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हो आप, ये सारी वर्ण ध्वनियां और हमारे पास स्वर व्यंजन का पूरा डाटा हमारे पास ये है, ये सारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब मैं इनका उच्चारण स्थान का ले लेता हूं। तो उच्चारण स्थान यदि देखेंगे आप, तो इसका उच्चारण स्थान इस तरह से है, ये देखो आप, जैसे अब उच्चारण स्थान के हिसाब से सभी अक्षरों के बारे में एक जानकारी दे देता हूं मैं, उसको आप गौर से देखें। अ, आ, विसर्ग और ह,
कितने अक्षर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विसर्ग से। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है। च छ ज ज ञ, इसके साथ साथ जो ई है, छोटी ई, बड़ी ई, य और श, इसका उच्चारण स्थान, इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। इससे पहले वाले मैंने स्वरों के बारे में बताया कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान क्या है, वो हमने यहाँ पे बताया है। यहां देखिए, री, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। मूर्धा। इसके बाद ये है ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान दंत है। दंत है। ये प फ आदि बोलने में हमारा जो होठ है वो गोल हो जाता है, इसलिए ऊ के उच्चारण में, प फ प के उच्चारण में ऊ उच्चारण स्थान माना जाता है, यानी ओष्ठ उच्चारण स्थान माना जाता है। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसका क्या उच्चारण स्थान है? ओष्ठ। यह ऊपर आ चुका है, र ऊपर आ चुका है, ल ऊपर आ चुका है, व नहीं आया है। व का उच्चारण स्थान लेंगे, इसका उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ। स ऊपर आ चुका है तालु के रूप में, ये वाला आ चुका है मूर्धा के रूप में, ये वाला आ चुका है आपके दंत के रूप में, ह आ चुका है कंठ के रूप में, और ल जो है ये उच्छिप्त ध्वनि है। इसका विश्लेषण और संश्लेषण और बातें वैदिक वाङ्मय में है, स्वर वैदिक की प्रक्रिया में है। इसकी चर्चा आसपास कहीं मिलती नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हिंदी में तो कहीं संधि वंधि में आती नहीं है। ये जो ध्वनि है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदी में नहीं है। अब पता नहीं किसने सलाह दिया भारत सरकार को, जो उपयोगी चीज है उसको तो किया नहीं, उठा के पता नहीं इस अक्षर को लेके उन्होंने हिंदी में शामिल कर दिया। तो भगवान जाने वो क्या सोच के कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी जिससे कि हमारी भाषा विद्रूपित हो रही है, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, अधिकारियों का ध्यान नहीं है। और ये पता नहीं कहां से उठा के कौन सा अक्षर डाल दिया यहाँ पे। वैदिक काल की चीजें हैं ये, उसको तो हिंदी में कहीं इसकी उपयोगिता ही नहीं है। लोकल भाषा में है तो लोकल भाषा। अब क्या आप फारसी के उच्चारण डालोगे हमारी हिंदी में, या अंग्रेजी के उच्चारण जो है डिप्थोंग्स है वो डालोगे हिंदी में? तो कोई समझ में नहीं आता है कि आप अंग्रेजी के डिप्थोंग्स को हिंदी में डालोगे क्या? अरे भाई, जो अंग्रेजी पढ़ेगा पढ़ लेगा, जो राजस्थानी पढ़ेगा पढ़ लेगा, जो वेद पढ़ेगा पढ़ लेगा। आप हिंदी में क्यों घुसा रहे हो उसको? हिंदी में घुसाना ही है तो जो उपयोगी उसे घुसाओ भाई। हिंदी में बड़ी की आवश्यकता, उसे घुसाओ। हिंदी में आप पहले अपनी वर्णमाला सुधारें। भारत सरकार का हिंदी निदेशालय पहले वर्णमाला शुद्ध लिखना सीखे खुद, तब दूसरों को वर्णमाला के बारे में जानकारी दे। उसमें बहुत त्रुटियां हैं, बहुत कमियां हैं, वो तो दूर किया नहीं गया। उल्टे ये लोग अच्छी खासी जो प्रतिष्ठित और व्यवस्थित चीज है उसमें अव्यवस्था फैला रहे हैं। खैर, अब बड़े लोग हैं, निर्णय ले लिया है तो ले लिया है, देश का ये विधान बन गया तो हमारे लिए माननीय है। ठीक है ना, एक बार जो चीज मान्य हो जाती है वो मान्य है। इसको हम प्रक्रिया से हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अच्छी बात है। तो हमने सारे वर्णों के विषय में ये बता दिया कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। पढ़ाई की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, देखिए हमारे यहाँ दो दृष्टि है चीजों को पढ़ने का। एक तो परीक्षा की दृष्टि है और एक आवश्यकता और ज्ञान की दृष्टि। एक आवश्यकता की दृष्टि, एक ज्ञान की दृष्टि। तीन दृष्टियां देखी जा सकती है। एक ज्ञान की दृष्टि है, एक आवश्यकता की दृष्टि है और एक परीक्षा की दृष्टि है। उन तीनों दृष्टियों से हमने सारी बात रख दी है।
तो इस तरह से वर्णों के विषय में है। अब इसमें एक नई जो चीज है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो चीज है इन वर्णों का आपस में मिलना। तो आइए मैं इसे ले लेता हूं, वर्णों को मिलाने का प्रयास करता हूं मैं। ये जो हमारे वर्ण हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं। आप देखेंगे हमारे जितने भी व्यंजन है ना, वो हमारे व्यंजन किसी न किसी स्वर से मिलते हैं। जैसे मैं क को ले लूं, क को यदि आप अ से मिलाएंगे तो ये दोनों मिलके बनाएंगे क पूरा। यदि क को आप आ से जोड़ते हैं तो ये मिलके बनाता है का। यदि हम क को ई से जोड़ते हैं तो ये दोनों मिलके बनाते हैं छोटी की। और यदि हम क को बड़ी से जोड़ देंगे तो ये बनाएगा बड़ी की। यदि आप क को छोटा ऊ से जोड़ते हो, ह्रस्व ऊ से जोड़ते हो, ये कु में ऐसी मात्रा ऐसा आएगा। और इसी क को यदि आप बड़ा ऊ से जोड़ोगे तो ये कु ऐसा आएगा। और इस क को यदि आप री से जोड़ेंगे तो ये क्री बनेगा। यदि आप क को बड़ी री से जोड़ेंगे, देखो बड़ी री वैसे तो इसका अस्तित्व है नहीं हिंदी में, लेकिन इसका उसकी व्यवहार्यता है, आवश्यकता है, इसलिए क को री से जोड़ के हमने क्री बनाया। क्योंकि मैं इसकी आवश्यकता बताते तो देखिए कईयों को शंका हो रही होगी। देखिए जब आप क्री धातु से, क्री एक संस्कृत का धातु से जब तो प्रत्यय करते हो तो ये बनता है कृत। क्या बनता है? कृत बनता है। और वही यदि आप क्री धातु से, यानी क्री एक धातु है, क्री विक्षेपणे, इस धातु से हम तप प्रत्यय करते हैं, इससे पता है क्या बनता है? तब कीर्ण बनता है। कीर्ण माने फैलाया हुआ। क्या बनता है? कीर्ण बनता है। देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और इसी कीर्ण से बनता है संकीर्ण, इसी कीर्ण से बनता है प्रकीर्ण। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों शब्द बनते हैं जिसको आप मना कर चुके हो, जिसको आप स्वीकार नहीं करते हो, जिसको आपने घर से बाहर निकाल रखा है, वही आपके काम को सिद्ध कर रहा है, वही आपके व्यवहार को सिद्ध कर रहा है। देखिए बड़ी री जो है इस तरह से तो प्रत्यय होके ये शब्द बनाते हैं। तो इन शब्दों से हम छुटकारा पा सकते हैं क्या? यदि नहीं तो बड़ी री को हटाने का कोई तुक नहीं है। तो मैंने ये बताया बड़ी री कैसे, यानी हम इसे तो मानते हैं, क्री से तो जोड़ा कृत से मानते हैं, लेकिन क्री से तो जोड़ के कृण बनता है, इसे हम नहीं मानते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है बड़ी री का अंगीकार होना चाहिए हिंदी भाषा में। हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। हमने तो ये बताया कि कैसे स्वर और व्यंजन को जोड़ने से अक्षर बनते हैं, वो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। देखिए इस क में यदि आप छोटा ए जोड़ोगे तो बनेगा कई के, और इसी में यदि आप क में आई जोड़ोगे तो बनेगा कई। यदि क में ओ जोड़ोगे आप तो बनेगा को, और यदि इसमें क में औ जोड़ते हो आप तो बनता है कऊ, बनता है कऊ। इस तरह से हमारे वर्ण आपस में, व्यंजन जो आपस में स्वर से मिलके एक पूर्ण अक्षर, पूर्ण वर्ण का निर्माण करते हैं। इसका बोध हमें होना चाहिए। यदि ये बोध नहीं होगा तो हम आगे चल के बहुत सारे शब्दों के बारे में सही लेखन नहीं कर सकेंगे। ये है। अब आप देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ इस अ का कोई रूप नहीं है, शून्य रूप है। आ का रूप जो है किसी वर्ण के साथ मिलने पर डंडा आ जाता है। डंडा देखिए, ये आकृति ऐसा आ जाता है। की में जो मात्रा है वो ऐसी मात्रा आ जाती है। बड़ी जब जोड़ते हैं, ये जो की है ना, बड़ी वाली ई है, ये किसी व्यंजन से जब ये ई जुड़ती है तो ये ई ऐसा कर लेती है, अपना ऐसा रूप बना लेती है। देखिए ये जो है अपना रूप ऐसा बना लेती है। मैं इन सबको सफाई से आपको बताने के लिए मैं इसे यहां ले लेता हूं। ये देखो आप, इस क में अ को हमने लिया, इसको मैं नंबर दे देता हूं, 1 नंबर है ना। ये क जो है हम इसको 1 नंबर देते हैं।
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। समझने की बात है कि 1 नंबर के लिए हम 1 नंबर में जो क और अ आ रहा है, इससे जो हम बना रहे हैं, ये जो अ है किस रूप में आ रहा है? इस रूप में आ रहा है, यानी हलंत हट रहा है क, यानी जो अ है ना, अ का शून्य आकृति, कुछ भी आकृति नहीं है। और जब क में आप आ मिलाते हो तो ये का बन रहा है। का की आकृति कैसी है? तो का की आकृति एक लकीर जैसी है। ये देखिए, इसकी आकृति लकीर जैसी है। आ रहा है यहाँ पे, बस आ लकीर के रूप में आ रहा है। और जो क में आप छोटी ई मिलाते हो तो देखिए ये की आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो आकृति जुड़ रही है वो ऐसी आकृति जुड़ रही है क में। और इस क में जब आप बड़ी ई जोड़ रहे हो तो ये जो क है ना, इसमें बड़ी जोड़ते हैं तो ये हो जाता है क्या? ये हो जाता है की। इसमें क्या जुड़ा है? ये देखिए, इसमें ये वाला ऐसी आकृति जुड़ रही है। इसमें ऐसी आकृति जुड़ रही है। जब क के साथ ऊ का मिलान करते हो आप तो ये कू बनाते हो। तो कू में कैसी आकृति जुड़ी? कू में आपका ऐसी आकृति जुड़ती है। देखिए, कू में आकृति जुड़ रही, वो आकृति कैसी है? वो आकृति आपकी ऐसी है, ऐसी है। और जब बड़ा ऊ लेते हो आप तो बड़े ऊ में बड़ा ऊ मिलाते हो तो ये बनता है कू। इस पे क्या जोड़ा जा रहा है? इसे देखिए आप, इसमें जो जोड़ा जा रहा है वो देखने लायक है। और वो है, वो क्या है? वो है ऐसा, यूं। इस तरह से वर्ण जुड़ के हमारे बनाए जा रहे हैं। और हम जो जहां गलती करते हैं, देखिए जैसे क है, क में ए जोड़ा हमने, तो ए जो है के ए की मात्रा के रूप में, यानी इस तरह से के ए बन के आ रहा है। और क में जब आप आई जोड़ते हो तो बनता है कई। अभी जो आई है वर्ण में ऐसे 2 मात्रा बन के ऊपर आ रहा है। और जब आप क में ओ जोड़ते हो तो बनता है को। क्या बनता है? को बनता है। ये देखिए को बना। और ये जो को है ना, ये जो को है, को में जो है ये ओ जोड़ा गया है। यदि को में लिख लेते हैं और अलग से यदि दिखाना चाहिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए इस रूप में ये को आया हुआ है। ये देखो इस रूप में आया हुआ है। और कौ की क्या स्थिति है? कौ में औ मिलाते हैं तो ये बनता है कौ। क्या बनता है? कौ बनता है। कौ बना। कौ में क्या जुड़ा हुआ है? तो कौ में ये देखिए, कौ में इस तरह की मात्रा जुड़ती है। तो हमें ध्यान से, बच्चों को ध्यान से बताना होगा कि ये चीज अघोषित रूप से हमारे बीच में जुड़ रही है। देखिए ये चीज अघोषित रूप से जुड़ रही है। ये चीज अघोषित रूप से जुड़ रही है। यानी ये जो हमारा वर्णमाला में जो वर्ण है, ये जो आ है वो ये बन रहा है, ई है वो ऐसा बन रहा है। ई बड़ी जो ऐसी स्थिति, ऐसी आकृति। ऊ जो है व्यंजन जुड़ता है तो ऐसा हो जाता है। ये जो ऊ है किसी व्यंजन जुड़ने के बाद ऐसा हो जाता है। ये अघोषित बातें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और मात्राओं की गलती हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे। एक, अब ये मैंने क के साथ काम किया है, ख के साथ, ग के साथ, प के साथ, फ के साथ, सब के साथ इस तरह से चीजें जुड़ती जाएंगी, शब्द बनते जाएंगे। तो अभी मैंने लिया व्यंजन और स्वर के मिलन की स्थिति को बताया। अब हम अगले चरण में ले रहे हैं व्यंजन और व्यंजन के मिलन की स्थिति। देखिए व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन, इस पे तो लोगों को बहुत ज्यादा भ्रांति है, बहुत गड़बड़ी कर रखी है। तो उसके लिए हमें व्यंजन और व्यंजन को समझना होगा। देखिए इसमें क्या है जो महत्वपूर्ण है, देखिए क है और श है। इसको जब हम मिलाते हैं तो एक श बनता है। त है और र है।
इन दोनों को मिलाओगे तो ये त्र बनेगा। तो लिख दिया, र लिख दिया हमने और हलंत कर दिया। हलंत है इसलिए हलंत किया। ज है और य है, इन दोनों को मिलाया हमने तो ये ग्यों बना। ऐसे ही श है और र है, इन दोनों को मिलाया हमने तो श्र बना। लेकिन यदि अब सपेरे के स को लेते हो, श और र को, तो ये दोनों मिला के बनाते हैं स्र। लेकिन जब आप स, त और र इन तीनों को मिलाते हो तो ये बनता है स्त्र। ये देखिए स्त्र बनता है। अब पूरी हिंदी की जो मेधा है, पूरी हिंदी की जो कम्युनिटी है, जो समूह है, वो इसको ठीक से नहीं लिखती है। स्वर मिला के स्र बनता है, सत्र मिला के स्त्र बनता है। इसके शब्द हैं स्रोत, ये देखिए इसके शब्द हैं स्रोत, इसके शब्द हैं सहस्त्र, ये बोला भी जाना चाहिए सहस्त्र। इसके शब्द हैं अजस्त्र। आप देख रहे हो यहां जो हम अक्षर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे बनता है स्त्री, इससे शब्द बनते हैं अस्त्र, शस्त्र। अब ध्यान दीजिए, 5 नंबर और 6 नंबर में यदि आप अंतर करना नहीं जानते हैं तो आप भारी गलती कर रहे हैं। यदि 5 नंबर में जो सहस्त्र लिखा हुआ है, इसे यदि हम सहस्त्र बोल रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। सहस्त्र तो है ही नहीं, तो है ही नहीं इसमें, इसलिए तो का उच्चारण नहीं होना चाहिए। क्या है? ये सहस्त्र है। ये क्या है? सहस्त्र है। और नीचे जो है ना, स्त्री है, अस्त्र है, शस्त्र है, वस्त्र है, इसमें सौतर है। अब ये इसमें होता क्या है, शस्त्र को यदि किसी ने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया और गलती से 100 उससे मिल गया, तो इसमें और इसमें अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है। जबकि ये और ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन हमें इसमें और इसमें अंतर करना सीखना चाहिए। इस स्र में कितने अक्षर हैं? इस स्र में स है, र है और अ है। और इस वाले में कितने हैं? इस वाले में, इसमें देखिए, इसमें स है, त है, र है और अ है। भाई जब इसमें त है ही नहीं तो आप त क्यों बोलोगे? आप अजस्त्र बोलो, आप स्रोत बोलो, आप सहस्त्र बोलो, और इसको आप शस्त्र बोलो, त बोलो। इसमें ये विवेक हमें रखना होगा, तब हम शुद्ध हिंदी लिख रहे होंगे, बोल रहे होंगे, है ना। और पूरी स्थिति ऐसी है कि अधिकतर से मैं सुनता हूं ये सहस्त्र बोलते हैं और सहस्त्र लिखते भी हैं। यदि हम सहस्त्र को ऐसे लिख रहे हैं, सहस्त्र, इसका मतलब है उसकी स्कूलिंग ठीक से नहीं हुई है, वो वर्ण ज्ञान से अनभिज्ञ है। ये हमें जानना होगा। इसके बाद मैं एक विशेष बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। देखिए, इन व्यंजनों की श्रृंखला में मैं 7 नंबर व्यंजन लेता हूं। देखिए, हमारे पास एक अक्षर है क, इसके साथ हमने जोड़ा र, है ना, तो ये बन गया आपका क्र। क्या बना? क्र बना। लेकिन मैं एक 8वां अक्षर लेता हूं छ, छ में हम जोड़ेंगे र, तो ये अक्षर हो जाएगा छ्र। अरे ये क्या हो गया? आप क में र जोड़ रहे हो तो क्र बन रहा है, छ में र जोड़ छ्र, ऐसा क्यों बन रहा है? ये ध्यान देने की बात है, ये समझने की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसको देखो आप, मुझे सबका एक एक उदाहरण देना था, दे दिया, समझा दिया। अब मैं इस चीज को आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इसमें विरोधाभास है, कैसे हम इसको समझ नहीं पाते हैं। छ और में छ्र हो गया। ऐसे ही मैं एक लेता हूं 9 नंबर में, मैं लेता हूं म से हमने र जोड़ा, तो ये क्या बनेगा? म से यदि र जोड़ेंगे हम, और र यदि पूरा रहेगा तो हमारा वर्ण बनेगा, संयुक्त वर्ण बनेगा म्र।
म्र, इस तरह से वर्ण बनते हैं। लेकिन 10 नंबर में देखिए, यदि मैं ट से जोड़ूंगा र, तो देखिए ये बनेगा ट्र। ये क्या बनेगा? ट्र। और 11 नंबर में यदि हम ड से जोड़ेंगे इसको, र को, तब ये बनेगा ड्र। तो ये क्या चक्कर पड़ गया? कहीं तो ऐसा लिखा जा रहा है, कहीं ऐसा लिखा जा रहा है। तो इसको हमें जानना होगा, समझना होगा। मैं एक बार फिर से इसको समझाने के लिए, आप देखेंगे मैंने जहां जहां इस तरह से इसे कहते थे कि इस तरह की जो आकृति है ना अक्षर की, इसे कहते हैं हंसपाद। क्या बोलते हैं? हंसपाद बोलते हैं। ये हंसपाद की जो स्थिति है, ये हम कुछ में लगा रहे हैं, कुछ में हंसपाद नहीं लगा रहे हैं। म में मैंने हंसपाद नहीं लगाया, छ में लगाया, ट में लगाया, रोम, जबकि स्थिति एक जैसी है सब में। तो ये क्या चक्कर है? तो कोई चक्कर नहीं है इसमें। बात ये है, जिन जिन हिंदी की वर्णमाला का जो अक्षर है नीचे तक आता है, जो 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 पाई नीचे तक आती है, उसमें र जोड़ने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। और जिनके लेखन में डंडा नीचे तक नहीं आता है, पाई नीचे तक नहीं आती है, उसमें हम र को ऐसे जोड़ते हैं। मैं इसे एक बार फिर से बता दूं आपको, मैं थोड़ा इसके लिए पीछे जाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो हमारे अक्षर है, देखिए इसमें डंडा नीचे तक आ रहा है, इसमें डंडा नीचे तक आ रहा है, इसमें डंडा नीचे तक आ रहा है, इसमें डंडा नीचे तक आ रहा है। अंग में डंडा नीचे तक नहीं आ रहा है। छ में डंडा नीचे तक आ रहा है, छ में डंडा नीचे तक नहीं आ रहा है। ज में नीचे तक आ रहा है, झ में आ रहा है, य में आ रहा है। ट में डंडा नीचे तक नहीं आ रहा है, ठ में डंडा नीचे तक नहीं आ रहा है। ड भी पूरी लंबी पाई नीचे तक नहीं ले रहा है। ढ भी पूरी लाइन, पूरी पूरी पाई नीचे तक नहीं ले रहा है। ऐसे ही त तो ले रहा है, थ ले रहा है, द नहीं ले रहा है। फिर से देखो, ध ले रहा है, न ले रहा है, ल ले रहा है, स ले रहा है ना? प ले रहा है, फ ले रहा है, ब ले रहा है, भ ले रहा है, म ले रहा है नीचे तक डंडा। लेकिन आप देखेंगे र नहीं ले रहा है ना? आपका जो ह है ये भी नहीं ले रहा है। श भी डंडा, स में डंडा है, स में डंडा है, लेकिन ये ह में नहीं है। तो जहां जहां, फिर से ध्यान से सुनिए, जहां जहां पे नीचे तक पाई नहीं आ रही है, डंडा नहीं आ रहा है, उसके साथ यदि र जोड़ना हो तो र को हम हंसपाद की तरह जोड़ते हैं। मैं फिर से वापस आ जाऊं वहां पे। जैसे मैं यदि क में र जोड़ूंगा, क में र जोड़ूंगा तो र इसके नीचे आए, क्योंकि इसमें डंडा है। क में डंडा है, इसलिए र को नीचे लेंगे तो बनेगा क्र। लेकिन यदि मैं ट में र जोड़ूंगा, ट में र जोड़ूंगा तो ट में डंडा नहीं है, ट में पाई नीचे तक नहीं आ रही है। इसलिए जब र जुड़ेगा तो हम इसको, र को हम ऐसे लिखेंगे, हंसपाद की तरह लिखेंगे। तो स्पष्ट हो गया, जिनमें जिनमें हंसपाद हम तब लगाते हैं जब हम डंडा नहीं पाते हैं, और जिसमें डंडा है वहां पे हम हंसपाद नहीं लगाते हैं, हल्का सा यूं करके हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपको समझना है। मैं फिर से आता हूं मूल चीज पे। मूल चीज पे आ रहा हूं मैं। वो ये है कि भाई जिसमें डंडा है उसमें र ऐसे आएगा, जिसमें डंडा नहीं है उसमें र ऐसे लगेगा, हंसपाद की तरह लगेगा। इसका मतलब क में यदि आप ऐसे लगा रहे हो तो ये तो हो गया हल चिन्ह। ये क्या है? ये हल चिन्ह है। देखिए ये क्या है? हल चिन्ह है। और यदि क में आप ऐसे लगा रहे हैं तो ये हल चिन्ह नहीं है, ये रेफ का चिन्ह है, र का चिन्ह है, रेफ चिन्ह है ये। तो यो लगा रहे हो तो हल चिन्ह है, यो लगा रहे हो, अच्छा वो नीचे नहीं ऊपर लगा रहे हो, ये तो नीचे लग रहा है। देखो ध्यान से देखना होगा हमें। ये हमारा जो ये है मैटर, बहुत ही सावधानी से करने की आवश्यकता है, तब जाके हम इसे ठीक से समझ सकेंगे। ये देखिए, इसमें हल चिन्ह ऐसे लगेगा और रेफ चिन्ह जो ऐसे लगता है। ऐसे क्यों लगा? क्योंकि क में नीचे तक पाई या डंडा आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो जहां जहां आप पाई नहीं पा रहे हैं वहां वहां आप हंसपाद लगा रहे हैं। देखिए देखिए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज और है इस बारे में, मैं उसे बता देता हूं। र जो हमारा वर्ण है ना, बड़ा ही विलक्षण वर्ण है। र के बारे में बता दूं, सूचना दे दूं, फिर मैं अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा। र के बारे में, ये जो र है ना, र हलंत र, इसकी बड़ी विचित्र आदत है। ये स्वर के साथ, र जो है ना, र स्वर के साथ मिल जाता है। पहला नियम, र मिल गया। र के साथ क्या होता है? र अ, यदि ई है, ऊ है, तो र के साथ क्या करेगा? ऊ रू बनाएगा। ये पहला नियम है र का। और यदि र के साथ र के साथ यदि कोई वर्ण है, घोष वर्ण है, घोष वर्ण है, अब घोष वर्ण आपको याद करना पड़ेगा। घोष वर्ण है तो ये दोनों मिलके पता है क्या है? ये इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे देखिए, प्रातर, प्रातर है और नमन है। तो पता है क्या होगा? ये न घोष में आता है, इसलिए र उसके ऊपर चढ़ेगा, तो क्या बनेगा? प्रातर नमन, प्रातर नमन, ऐसा बनेगा। देखिए र कैसे कैसे बदल रहा है। स्वर है तो मिल जाता है, घोष है तो ऊपर चढ़ जाता है। एक और र की आदत देखिए, यदि र के आगे अघोष वर्ण होगा तो र विसर्ग बनेगा। जैसे देखिए, प्रातर और हमारे पास शब्द है काल। प्रातर एक मूल शब्द है, तो ये मिलके क्या बनाएगा? प्रातः काल। यदि आप प्रातः काल लिखोगे तो आप शुद्ध हो। यदि र को ऊपर चढ़ा दिया, प्रातः कार कर दिया, तो गलत हो। इस तरह से। इसी तरह से आगे देखिए, अंतर शब्द है। ये जो र है, इसकी और क्या क्या आदत है उस पर हम गौर करते हैं, फिर आपको आश्चर्य लगेगा कि र जो है वास्तव में कितना विलक्षण काम कर रहा है। 3 काम देखा हमने, 1, 2 और ये 3। यहाँ र स्वर के साथ मिल जाता है, यहाँ र ऐसा हो रहा है, यहाँ पे र आगे अघोषित ऐसा हो रहा है। लेकिन यदि र के पूर्ववर्ती अक्षर यदि कोई व्यंजन होगा, जैसे क होगा, तो पता है क्या करेगा ये? तो ये इसके साथ मिलके क्र बनाएगा। ये देखो, ये र की चाल समझ में नहीं आती, क्या क्या करता है र। र के साथ क ऐसे लिखा जाएगा, क्र। ये हो गया चौथी चाल र की। 5वीं चाल, आप चेस में देखते हैं ना, कोई ढाई घर चलता है, कोई उल्टा चलता है, कोई हॉरिजॉन्टल चलता है, कोई वर्टिकल चलता है। ऐसे इन अक्षरों की चाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है यदि देखा जाए तो। अब हम एक और चाल लेते हैं। यदि यदि इधर ट है, इधर र है, तो पता है र क्या करेगा? र जो है ट के साथ ऐसी युति बनाएगा। महाराष्ट्र में महायुति बनी है, महाराष्ट्र में महायुति, बीजेपी और अन्य 2 दलों के साथ महायुति है। शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। यहाँ भी युति हो रही है। देखिए, ट र के साथ ऐसे करेगा, क र के साथ ऐसे करेगा। तो ये जो लोक में हो रहा है वही तो अक्षर कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? देखो, इससे ट्र बनेगा। तो हमने 5वीं स्थिति देखी कि कैसे र जो है किसी के साथ युति बिठा रहा है। समाज में कैसे कैसे लोगों को तालमेल करके रहना होता है यदि जीवन सफल जीना है तो देखो, ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। यही र, अब देखना एक बात और, 6 नंबर पे देखना, यही र यदि श के साथ मिलेगा, अरे रे 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 अरे बाप रे बाप, देखो क्या क्या गति हो रही। देखो, ये श यदि र के साथ मिलेगा तो घन चक्कर कोई दूसरा होगा, उसमें क्या होगा? र इससे स से कहेगा, अरे ओ श, तू अपना रूप बदल, मैं तेरे साथ रहा नहीं जाता मेरे को। तो श बोलेगा, भाई कैसे रहूं, कैसे करूं? तो श को र कहता है, बेटा तू ऐसा हो जा, तब मैं तेरे साथ नीचे आ जाऊंगा। तो देखो, श जो है ना, इसके साथ ऐसे आ गया। इसका मतलब र जो है बेचारा
श को एडजस्ट कराया कि देख भाई तू थोड़ा बदल यार, तू टेढ़ा खोड़ा रहता है, मेरे को मजा नहीं आते, तू ऐसे है मेरे साथ। तो श को मना लिया उसने, स ने अपनी स्थिति ऐसी कर ली। अर्थात ये जो श है, मैं फिर से बता दूं आपको, बहुत रोचक चीज है ना। पूरा समाज हमारे अक्षरों में दिखाई दे रहा है। ये देखो आप, पूरा समाज हमारे अक्षरों का यहाँ पे, ये जो श है, स पहले ऐसा हो जाएगा, पहले ऐसा हो गया, यानी र जब किसी से मिलने जाएगा, ये जो श है जब किसी र से मिलने जाएगा, तो र की शर्त है, देख भाई तू ऐसे नहीं आएगा, तो झुक के आएगा, बदल के आएगा। तो स बेचारा बदल के ऐसा हो जाता है, फिर र आके उससे मिलता है। जब र आता है, जब र आता है तो हलंत हट जाता है। क्या हटेगा? यहां से हलंत हटेगा और र अपनी जगह बनाएगा। कैसे? र अपनी जगह ऐसे बना लेगा। ये श्र हो गया। जब तक ये नहीं जानोगे, लल्लू लाल ही रहोगे, कुछ नहीं जान पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण लेसन है आपके लिए। हम बड़े बड़े लेखक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारी राजभाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम अपनी राजभाषा को समझ नहीं रहे हैं, मूलभूत बात नहीं जान रहे हैं, वो खामखा दूसरी की आलोचनाओं का शिकार होने दे रहे हैं इसको। एक चीज और बता दूं इसके बारे में, इस सौरभ के चक्कर में एक बार और बता दूं, जब र मिलने आता है तो श ऐसा हो जाता है। देख लिया, 6 देखा आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 विकृति र की वजह से आ रही है। 6 विकृति र की वजह से अक्षरों में आती है। यदि र के बारे में इतनी बात जान ली आपने, पता है मैंने देखे हैं, मैंने IAS जैसे बड़ा भारी बोलता है IAS की, मैं तोप खान हूं। IAS का एग्जाम लेने वाला जो संघीय लोक सेवा आयोग है, उसको हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ भेजना चाहिए सारे अधिकारियों को। यहाँ आके बैठ के पढ़े हमारे पास, तो मैं उसकी भाषा ठीक कर दूं। सारा गलत सलत हिंदी लिखता है वो यूपीएससी। ताज्जुब की बात है, दुनिया भर का एग्जाम लेने वाला यूपीएससी को हिंदी नहीं आती है। मेरे पास पेपर, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, मैंने हिंदी का पेपर देखा था, वो यूपीएससी, तथाकथित यूपीएससी, महान यूपीएससी, बाप रे बाप, विश्व की बड़ी एग्जाम लेने वाला यूपीएससी को हिंदी नहीं आती, जो राजभाषा है। वो कैसे खिलवाड़ करता है देखो, वो लिखता है, मैं हिंदी का पेपर दिखा दूंगा, मैंने हिंदी का पेपर देखा था, उसमें वो अंतर संबंध ऐसे लिख रहा है, बारे वाह यूपीएससी, अरे तेरे क्या कहने, वो ऐसे लिख रहा है, अंतर संबंध। अब बेचारी यूपीएससी को मैं क्यों भला बुरा बोलूं? यूपीएससी को चलाने वाले जो प्रोफेसर हैं, उनको आके मेरे यहाँ पढ़ लेना चाहिए, या अपने आसपास संस्कृत विद्वान के पास जाके सीख लेना चाहिए कि ये अंतर संबंध ऐसा नहीं होता है। सामान्य सा विसर्ग संधि का नियम है, ये अंतर संबंध गलत है। तो क्या होगा? ये अंतर संबंध ऐसा होगा, अंतः संबंध होगा, है ना, अंतः संबंध होगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो आप, मैं स्पष्टता रखूं, मेरे को डर लगता है, बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो मैं क्या डरता रहता हूं कि यार बच्चा कहीं अटक नहीं जाए। इतना चिंतित होकर पढ़ाता हूं मैं। 4 विकल्प होते हैं, तो मैं उस विकल्प पे जाता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो, चाहे मुझे 4 घंटा अलग से लिख के कुछ करना पड़े, तो आपको कंफ्यूजन न हो, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं। देखिए, हमारा शब्द है, शुद्ध शब्द ये होगा, अंतः संबंध। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और ये मेरा बड़बोलापन नहीं है, ठीक है ना, बड़बोलापन है तो है, ठीक है, लेकिन गलत है तो गलत है। और ये बड़बोलापन इसलिए है क्योंकि मैंने सद्गुरुओं की सेवा की है, लगातार तपस्या की है, देखा है, सावधानी से प्रेक्षण किया है, इसलिए आज हम संघीय लोक सेवा आयोग की गलती, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की गलती बता पा रहे हैं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आप देखेंगे भारत सरकार का जो संघीय लोक सेवा आयोग है, हिंदी के पर्चे में जहां कहीं हिंदी लिखता है वो इस तरह से अंतर संबंध लिखता है, गलत लिखता है वो, और शुद्ध शब्द अंतर संबंध होना चाहिए। ये शुद्ध शब्द अंतर संबंध होना चाहिए।
अब देखिए ये नियम कहां से आ रहा है, ये देखो ये रहा नियम, प्रातः काल बन गया। संबंध का जो स है ये अघोष में आता है, अघोष में आने के कारण अंतर का जो र है वो विसर्ग बनेगा, न कि रेफ बनेगा। हाँ रेफ रहेगा, कहां रहेगा, ये रहा, ये रेफ है। यदि घोष है तो रेफ ऊपर रहेगा, यदि उधर अघोष है तो रेफ विसर्ग बनेगा। ये सामान्य नियम है जो संस्कृत वाले बच्चे जो है ना, ये प्रथमा में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, और वो चीज जो है संघीय लोक सेवा आयोग को अभी तक नहीं पता, इतने कलेक्टर बनाने के लिए बैठा हुआ है वो। जो गलत है, ठीक है ना। ये चीज हमने बताई आपको। र जो है इतनी गतिविधियां करता है। एक चीज और देखो आप र के बारे में, वो है र के बारे में, यदि आप श के साथ री को मिलाएंगे तो री भी र की तरह से डिमांड करता है, श तू बदल अपने को। तो श बोलता है भाई कैसे बदलूं, तो री कहती है कि देख अपना शकल ऐसा बना तब मैं तेरे साथ आऊंगी। तब ये श जो है ना बेचारा अपना रूप ऐसा बनाता है, तब री इसके साथ आके मिलती है, री जो है ना उससे मिलती है तो ये श्री हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस बेचारे श के साथ कोई मिलने आता है, री मिलता है तो उसकी शक्ल बिगाड़ के री ऐसा करा देता है, फिर आके री मिलती है उसके साथ। ऐसे ही जब श जो है र से मिलने चाहता है तो र जब श से मिलता है तो श की आकृति वो ऐसा करा देता है, श की आकृति ऐसा करा देता है र। इसके बाद र आके मिलता है, जब र आके मिलता है तो फिर हलंत हट जाता है और र ऐसा हो जाता है, हलंत हट जाता है और र ऐसे आ जाता है। तो ये इस तरह से बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसका यदि ठीक से मनन कर लो आप तो आपका, यदि देखो ये सब चीजें जो है ना ये समर्पण और निष्ठा की चीज है। यदि आप में समर्पण भाव है हिंदी के प्रति, आप में समर्पण भाव है आपकी राजभाषा के प्रति, आप में समर्पण भाव है आपकी अपनी मातृभाषा के प्रति, आपको लगता है कि नहीं यार हमारी भाषा भी झंडा ऊंचा रहे, तार्किकता और वैज्ञानिकता का सूत्र पे कसी जाए, तो आप मेरे से जुड़ो, मेरी बातों को समझो। और आपको कोई देशभक्ति बकवास लगती है, मातृभाषा बकवास लगती है, स्वाभिमान बकवास लगता है, पशुओं की तरह जीवन जीना है, खाओ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, चाट लो कहीं भी, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, किसी के साथ रह लो, तो ठीक है फिर छोड़ दो, क्या करना है, इंग्लिश सीख लो, जो जहां मिले वहीं कर लो। लेकिन ध्यान रखना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इतनी सुंदर विरासत के मालिक होके कि हम इन बातों को नहीं जानते, हमारे किसी भी स्कूल में इस तरह की बात नहीं पढ़ाई जाती है। ये लानत है इन बड़ी बड़ी संस्थाओं को, और लानत हम लोगों पे भी है क्योंकि हमने ऐसा उपाय नहीं किया। मुझ पे भी लानत है, मुझ पे भी अफसोस है कि मैं अब जगा हूं। मैंने शुरू से ही क्यों नहीं केसेस दायर किए, क्यों नहीं मैंने केस ठोका भारत सरकार के ऊपर, हिंदी निदेशालय के ऊपर और यूपीएससी के ऊपर। ये मुझसे भी कोई पूछ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जाके तलवार लेके किसी को काटने की आवश्यकता नहीं है। मेरी वाणी में दम है, ताकत है, सब सुधरेंगे, सब सुधरेंगे, सब अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी अपने आप में बहुत खूबसूरत और वो सच्चाई लिए हुए है, वो सच्चाई के धूल हटने वाली है, सब अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े, जाना समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।